हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। उसी सीरीज में हमारा आज का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण, और उसका पार्ट देखेंगे हम, पार्ट नंबर फर्स्ट। ये जो चैप्टर है ये आपके ज्योमेट्री ज्यामिति में आता है। ज्यामिति में हम टोटल 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक हम देखेंगे सबसे पहले रेखाएं एवं कोण, जो कि हम देख रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे त्रिभुज, फिर हम देखेंगे वृत्त, और फिर हम देखेंगे इसमें चतुर्भुज। मतलब लाइंस एंड एंगल्स अभी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा सर्कल का, तीसरा रहेगा हमारा ट्राइंगल का, और चौथा रहेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का। तो इसका लिए चारों पढ़ने पर हमारी ज्यामिति ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट होगी। तो उसी सीक्वेंस में हमारा पहला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो पार्ट फर्स्ट है, पहले थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेखाएं एवं कोण पार्ट फर्स्ट। तो देखिएगा, पहले तो रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कोणों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उनके थोड़े बहुत गुण जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हर बार हम थोड़ा बेसिक देखते हैं पहले। तो देखिएगा, सबसे पहले वैसे तो जो थोड़ा बहुत बेसिक है स्टार्टिंग का वो आपको पता होगा, लेकिन स्टार्ट से ही कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं समानांतर रेखाओं के बारे में बात करूं। समानांतर या समांतर कुछ भी कह दीजिए, जिन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। क्या होती है वो? जैसे कि ये पहली लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2। तो इन दोनों के बीच की यदि लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा हर जगह एक समान रहे, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो ये दूरी है जैसे कि h, तो ये दूरी भी कितनी है? h है। और ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब लंबवत दूरी। ठीक है, तो इसका मतलब दो लाइनों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हमेशा एक समान रहे सभी जगह, तो वो दोनों लाइनें आपस में समांतर लाइन, मतलब समांतर रेखाएं, मतलब पैरेलल लाइंस होती है। चलिए और देखते हैं। दूसरा देखते हैं हम लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं मतलब क्या? ये तो पैरेलल लाइंस हो गई। लंबवत रेखाएं मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों ही 90 डिग्री पर आकर मिल रही है। तो इसका मतलब L1 और L2 जो है वो दोनों ही आपस में क्या हो गई? समान, पैरेलल हो गई, सॉरी, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हो गई, मतलब लंबवत हो गई। ठीक है, तो ये होता है समांतर रेखाओं के लिए चिन्ह इस तरह से, L1 L2 समानांतर है, और ये वाला जो चिन्ह है इस तरह से कि L1 L2 के क्या है? लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है वो देखते हैं हम। तिर्यक छेदी रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। तिर्यक छेदी रेखाएं जैसे कि ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, दोनों एक दूसरे को यहाँ तिर्यक छेद कर रही है। सॉरी, तिर्यक छेदी नहीं, प्रतिछेदी रेखाएं कहते हैं इन्हें। ये आपस में प्रतिछेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रतिछेदी रेखाएं हैं ये। तो प्रतिछेदी रेखाएं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। आप देख सकते हैं डायग्राम में, दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिछेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो आपस में प्रतिछेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और देखते हैं। चौथी लाइनों के बारे में बात करें तो जैसे कि ये लाइन है L1 और यही लाइन है L2। अब आप कहेंगे L2 तो दिख ही नहीं रही है हमें, तो L1 ने L2 को क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया है, मतलब ढक लिया है। तो एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आ जाए और पीछे वाली लाइन अगर ना दिखाई दे, तो वो आपस में ओवरलैप हो जाती है, मतलब उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है। तो इनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग लाइंस या ओवरलैप लाइन, मतलब एक दूसरे को ढक लेना, कवर कर लेना। ठीक है,
तो ये थोड़ा बहुत हमने लाइनों के बारे में पढ़ा, अब कोणों के बारे में पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो देखिएगा, एंगल के बारे में पढ़ना है, कोणों के बारे में पढ़ना है। तो जो एंगल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कोण बनता कैसे, पहले वो देखते हैं, फिर कोणों के प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक कोण बनने के लिए, एक एंगल बनने के लिए आपको कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है? 2 रेखाओं की। ठीक है, 2 रेखाओं से ही एक कोण बनेगा, 3 से नहीं या 1 से नहीं। तो हमेशा 2 रेखाओं की ही जरूरत पड़ेगी, तब एक कोण बनेगा। जैसे कि पहले ये हो गई, पहली लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये बनने वाला कोण हो गया थीटा। ठीक है, दूसरी बात ये जो इस तरह से हम करते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री को दर्शाता है। चाहे हम 90 लिखे ना लिखे तो भी काम चल जाएगा। अगर हमने केवल इस तरीके से ये एंगल बनाया है तो ये 90 डिग्री को ही दर्शाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर इस तरीके से गोल शेप में बनाते, एक तरह से आर्क के शेप में, चाप के शेप में अगर हम कोण बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का नहीं, फिर वो कितने भी डिग्री का हो सकता। लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो वो 90 डिग्री ही होगा, चाहे लिखा है या नहीं लिखा है। चलिए, तो ये कोणों के बारे में देखा। अब कोणों के प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कोण 2 प्रकार के होते हैं। एंगल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अपनी वैल्यू के आधार पर, मतलब अपने मान के आधार पर, और एक होते हैं अपने गुणों के आधार पर। तो एक तो होते हैं मान के आधार पर, जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह से। और एक होता है गुणों के आधार पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मान के आधार पर, वैल्यू के बेसिस पर, और एक गुणों के आधार पर, मतलब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो पहले हम बात करेंगे वैल्यूज के बेसिस पर, फिर बात करेंगे इनके गुणों के आधार पर। तो मान के आधार पर कोणों के बारे में बात करें तो देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं मान के आधार के लिए। सबसे पहला आता आपका शून्य कोण, मतलब 0 एंगल। अब जैसा कि आपको पता है शून्य कोण, इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है 0 डिग्री होगा। ये लाइन है पहली L1 और यही लाइन है L2। तो यहां पर कोण बना तो नहीं, कोण बनने के लिए एटलीस्ट दोनों लाइनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। तो यहां तो बिल्कुल भी नहीं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो कोण नहीं बना। इसीलिए तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। और इसको नाम भी हमने दे दिया क्या? शून्य कोण। अब क्या होगा, एक लाइन यहां से मूव करती हुई जाएगी और कोण बनते हुए जाएंगे और उनके नाम आते हुए जाएंगे। तो देखते हैं दूसरा कोण क्या होगा आपका गुणों के मान के आधार पर। दूसरा होगा आपका न्यून कोण, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। वो क्या होता है देखिएगा, ये लाइन है आपके पास L1 जो कि अपनी जगह पर ही है, ये L2 यहां पर पहुंच गई, तो ये कोण बना यहां पर थीटा। इस बार इस थीटा का मान जो है आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से तो क्या है ज्यादा, और कम है किससे? 90 डिग्री से। तो इसका मतलब ऐसे कोण जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उन्हें हम कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल्स। फिर बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरा आपका समकोण, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या होगी उसकी? 90 डिग्री। ये लाइन फर्स्ट तो अपनी जगह पर ही है, और ये लाइन आ गई 2 यहां, और ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को हम समकोण, मतलब राइट एंगल कहते हैं। फिर बात करते हैं और आगे की। चौथा कौन सा आएगा? ये L2 और आगे मूव करती हुई जाएगी, तो इसका मतलब अब आएगा आपके अधिक कोण। जिसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं हम। ये लाइन है L1, ये 90 था और ये आ गया आपके L2, और ये हो गया आपके थीटा। तो आप देख सकते हैं थीटा का मान 90 से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो ऐसे कोण जिनकी वैल्यू
90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जिसे कहा जाता है। आगे कौन सा है उसे भी देख लेते हैं। पांचवे की बात करें तो ये हो जाएगा आपके सरल कोण। सरल कोण मतलब ये लाइन और आगे मूव कर रही है तो ये L1 और ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गई यहां L2, तो कोण क्या बना? ये, और ये थीटा का मान कितना? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसे कोण जिनकी वैल्यू 180 डिग्री हो उन्हें हम सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं। चलिए और बात करते हैं आगे की। ये L1 अपनी नाम क्या है इसका? इसे हम कहते हैं वृहद कोण। वृहद कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या होगा? ये लाइन L1 अपनी जगह पर ही है और ये L2 कहां आ गई? यहां पर। तो कोण कौन सा बन रहा है? ये वाला थीटा। तो इस थीटा का मान क्या है? इस थीटा का मान हो गया आपके 180 डिग्री से अधिक और कम हो गया किससे? 360 डिग्री से। तो ये हो गया आपके क्या? वृहद कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और लास्ट में हम देखें एट लास्ट क्या होगा? एट लास्ट हम देख सकते हैं नाम होगा इसका संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल, मतलब ये लाइन है L1 और दूसरी वाली लाइन पूरा मूव करके वापस इस पर ही आ चुकी है और ये है L2। तो क्या ये भी 0 डिग्री हुआ? नहीं, इसमें तो लाइन ने चलना ही स्टार्ट नहीं किया था और इसमें ये लाइन पूरा मूव कर कर आई है। इसका मतलब पूरा ये कोण बनाया है इसने, और इस थीटा का मान होगा कितना? 360 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसे कोण जिनकी वैल्यू 360 डिग्री होती है उन्हें कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये हमने देखा है कोणों के प्रकार, उनकी वैल्यू के हिसाब से क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं उनके गुणों के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो क्या क्या निकल कर आते हैं। चलिए देखिएगा। अब बात करते हैं कोणों के प्रकार उनके गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम पूरक कोण, या फिर इन्हें क्या कहते हैं हम? पूरक कोटि कोण। जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्या होते हैं? दो कोण θ1 और θ2 है, आपस में पूरक कोण होंगे कब? जब इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि दो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पूरक कोण या फिर पूरक कोटि कोण होते हैं, जब उन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए 180 के लिए दूसरा नाम है और वो नाम क्या है? ये रहा, समपूरक कोण। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो कोण आपस में समपूरक कोण होंगे उस समय जब उन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये θ1 और ये θ2, तो θ1 और θ2 दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों कोण आपस में समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। चलिए और देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं आसन कोण। देखिएगा ये जो डिटेल पढ़ रहे हैं हम थोड़ी थोड़ी, कोणों के प्रकार और उनके गुण, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आते हैं वो भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो इसीलिए इनको ध्यान से देखना है ताकि क्वेश्चंस करते टाइम मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आसन कोणों के लिए देखें तो आसन कोण कौन से कोण होते हैं? देखिएगा, ये θ1 और ये θ2 दोनों ही आसन कोण हो गए। वैसे ही
ये θ1 और ये θ2 ये दोनों भी क्या हो गए, आसन कोण हो गए। तो आसन कोणों का गुण क्या हो गया, दो कोण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक समान हो और दोनों कोणों के लिए एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक रेखा, एक लाइन, एक भुजा जो है या लाइन कह दे या रेखा कह दे हम, वो उभयनिष्ठ हो मतलब कॉमन हो, तो वह दोनों कोण आपस में आसन कोण कहलाते। तो आप देख सकते हैं इधर ये θ1 है आपका, जो कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से। ये θ2 है आपका, ये रहा θ2, जो कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से। तो दोनों ही कोणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो गया और दोनों ही कोणों के लिए एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, एक लाइन उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो ये रही वो एक लाइन जो है कॉमन होनी चाहिए वो। सेम इधर भी अगर देखूं तो ये एंगल हो गया आपके क्या, θ2, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और ये एंगल हो गया आपके क्या, θ1, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। तो दोनों कोणों के लिए एक लाइन जो है कॉमन होनी चाहिए, एक रेखा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, वो है। तो θ1 और θ2 दोनों ही हमारे क्या हो गए, आसन कोण हो गए। चलिए और देखते हैं आगे। चौथा देखते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब उसके बारे में बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण जिसे हम कहते हैं, तो नाम लिख लेते हैं पहले। शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये लाइन है आपके L1, ये लाइन है आपके L2, ठीक है। तो L1 और L2 जो दो लाइन है वो दोनों ही आपस में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये कोण इधर अगर थीटा है 1, तो ये कोण भी क्या होगा, θ1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। वैसे ही अगर इसकी बात करूं तो ये θ2 होगा, तो ये भी कितना होगा आपके, θ2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो दोनों कोणों की वैल्यू बराबर होगी। और कौन से दो कोण होंगे, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस प्रतिच्छेदी बिंदु पर मिलती है उसके विपरीत बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, और वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए बात करते हैं अगले कोण की। देखिएगा, ये लाइन है आपकी पहली L1 और ये लाइन है आपकी L2, ठीक है। और ये है इनकी क्या, तिर्यक छेदी रेखा, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये हो गई तिर्यक छेदी रेखा, मतलब ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो दो समानांतर लाइनों को, मतलब दो पैरेलल लाइंस को, दो समानांतर रेखाओं को एक साथ काटे, वो उनकी तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। चलिए अब देखिएगा, ये जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, ये θ1 और ये θ2, ये कहलाते हैं आपके अंतः कोण, इंटरनल एंगल्स। क्या होते हैं अंतः कोणों का गुण, अंतः कोणों का गुण सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो यही है कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो उन समानांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बनने वाले कोण अंतः कोण होते हैं, और उनका टोटल 180 डिग्री होता है। वैसे ही आप चाहो तो इधर भी दो एंगल ले सकते हो, θ3 और ये θ4, इसमें भी ये नियम अप्लीकेबल हो जाएगा। और θ3 और θ4 इनका टोटल भी कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जो टाइप है हमारा। अगला हम देखते हैं इसमें एकांतर कोण। इन कोणों के बारे में जानकारी होगी तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले, इसीलिए डिटेल में आपको बताया जा रहा है। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, और L1 पैरेलल है किसके, L2, समानांतर है उसके। ये है इसकी तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। Z आकृति में बनने वाले कोण आपस में एकांतर कोण होते हैं, और वो आपस में बराबर भी होते हैं। Z आकृति चाहे सीधा Z बने या उल्टा Z बने चलेगा। कब, जब दो समानांतर रेखाओं को एक
तिर्यक छेदी रेखा काटती हो उस समय। तो बनने वाला z एक तो ये रहा, ये देखिए अगर अलग कलर में देखें तो ये इस तरह से z बन रहा है। अंदर की तरफ कोण ये θ1 है तो ये भी कितना होगा, θ1 ही होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। उल्टा z अगर बन रहा हो तो भी चलेगा। तो उल्टा z कहाँ, ये रहा, देखिए इस तरीके से ये बन रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये अगर θ2 है तो ये भी कितना होगा, θ2 होगा। तो एकांतर कोण क्या हो गए, z आकृति में अंदर की तरफ बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं। और z आकृति कब, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे उस समय। चलिए बात करते हैं अगले प्रकार की, अगले टाइप की। तो 7वां टाइप देखते हैं, देखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इनके संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। संगत कोण क्या होते हैं, जिन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। L1 है, L2 है, दोनों ही क्या है, समानांतर। ठीक है, यहां तक इनको काटने वाली ये एक तिर्यक छेदी रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब संगत कोण क्या होंगे, जैसे कि ये अगर कोण आपका थीटा है तो ये कोण भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उस तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा उन रेखाओं पर, उन समानांतर रेखाओं पर एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं और वो संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो हमने देखा इसमें संगत कोण के बारे में। इससे पहले एकांतर कोण, उससे पहले शीर्षाभिमुख कोण, उससे पहले अंतः कोण, इनके बारे में पढ़ा। तो एक तरह से जितने भी हमारे एंगल्स हैं उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब थोड़े बहुत इसके लिए जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्या पॉइंट्स है, क्या हमें देखना है, देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब नोट लगाकर कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी एक बिंदु पर बनने वाले जो टोटल एंगल होते हैं, कुल कोण होते हैं, वो कुल कोण होते हैं कितने, 360 डिग्री। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, किसी एक लाइन पर, एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होंगे उनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होनी चाहिए। इस पर ये एक बिंदु है, एक ही तरफ बनने वाले कोण, मतलब ऊपर की तरफ बनने वाले कोण ले लिए हमने। ये एक बना, ये दो बना, ये तीन, ये चार, ये पांच, टोटल 5 कोण बने ऊपर। तो इन पांचों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वैसे ही अगर नीचे ये 1, 2 और 3 बने तो इनका टोटल कितना होगा, 180। तो आप देख सकते हो एक पॉइंट पर एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 है। तो 180 और 180 मिलाकर ही तो कितना बनता है, 360 डिग्री। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। ये एक त्रिभुज है आपके सामने। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं, वैसे अभी हम त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी हम वो चीजें देख रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। उन चीजों को, उन टॉपिक्स को, उन नोट्स को हम एक एक करके पॉइंट बनाकर समझ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। देखिएगा, तो ये हमने समझा 3 पॉइंट यहां पर कि एक बिंदु पर बनने वाले टोटल कोण 360 डिग्री, और एक लाइन पर एक बिंदु पर एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए आगे हम देखते हैं। यदि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलेटर ट्रायंगल कहलाता है। तो उसका गुण ये होता है कोणों के लिए कि भुजाएं तो बराबर होती ही है, साथ ही साथ हर एक अंतः कोण भी कितना होता है, 60 डिग्री। तो 60, 60 और 60 कितना हो गया, 180 डिग्री। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यही अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर ट्रायंगल ना होकर सम द्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो, जैसे कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई,
तो इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये तीसरी भुजा और किसी माप की होगी। तो इसका गुण क्या है कोणों के लिए? इसका गुण ये है कि दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण भी आपस में एक समान होते हैं। इसका मतलब ये दो समान भुजाएं हो गई ए, और ये भी कितनी ए। तो इन दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले ये जो कोण है, ये कोण भी आपस में क्या होंगे? एक समान होंगे। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं। चलिए और देखते हैं आगे। ये आपको पता है जैसे कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम त्रिभुजों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोणों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट्स देख रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। ये त्रिभुज है आपका कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है, ये इसका कोण है अंतः कोण θ1 और ये है अंतः कोण θ2। कोई भी त्रिभुज है। अब देखिएगा, ये त्रिभुज के दो अंतः कोण हो गए, इंटरनल एंगल्स हो गए, और ये जो है ये इस त्रिभुज का बाहरी कोण हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो अगर हमें किसी त्रिभुज के दो अंतः कोण पता है और उस त्रिभुज के तीसरे कोण का बाहरी कोण अगर हमें ज्ञात करना है, एक्सटर्नल एंगल अगर हमें निकालना है, तो वो एक्सटर्नल एंगल इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा? बराबर। ऐसा क्यों? वो भी एक्सप्लेन एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोण है हमारे पास कितना? 50 डिग्री, और ये कोण है हमारे पास कितना? 30 डिग्री। हमें पूछा कि ये तीसरा कोण जो है, ये नहीं, इसके बाहर वाला जो कोण है, तीसरे कोण का बाहरी कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल जो है वो कितना होगा? तो मैं सीधा कह सकता हूं कितना होगा? 80 डिग्री। कैसे होगा पूरा एक्सप्लेनेशन तो वो भी हम देख सकते हैं। पहले इस त्रिभुज को पकड़ लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, उसमें से 50 और 30 80 तो है, तो तीसरा कितना होगा? ये 100 डिग्री। ये लीजिए, ले लिया तीसरा 100 डिग्री अंतः कोण। अब इसी अंतः कोण के लिए आपको बाहर वाला कोण निकालना है। तो हमें एक नियम और पता है कि एक सीधी लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। तो एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, टोटल 180 होगा। तो उसमें से 100 ये है, तो बचा हुआ कितना होगा? 80 डिग्री। तो देख लेंगे, सीधा सीधा भी हम देख सकते थे, इस तरह से ये नियम के अनुसार भी निकाल सकते थे, और पूरे मेथड से निकाला तो भी वही आ रहा है। चलिए बात करते हैं आगे की। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखे हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे, और कोणों के प्रकार देखे हैं, और जो भी पॉइंट्स बन रहे थे कोण से रिलेटेड उनके बारे में हमने बात की। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इसके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे क्वेश्चंस, डायग्राम जो है। तो क्वेश्चंस को करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपको ये कोई शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहा हो, मुझे अगर ये नजर आ रहा हो किस तरीके से अंतः कोण है या फिर एकांतर कोण है, ठीक है, या फिर ये और कोई पूरक कोण है, मतलब हो सकता है तरीका अलग हो सबका, लेकिन जो आंसर होगा वो सभी का सेम होगा। ठीक है, कोई अगर पहले इसमें देखिएगा कि अंतः कोण है, फिर जाएगा शीर्षाभिमुख कोण है, फिर एकांतर कोण है, इस तरीके से, या किसी को पहले सीधा ही एकांतर कोण दिख जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सभी का सेम होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपको डायग्राम दे रखा है और आपको कह रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं अगर हमें नियम पता है, तो जो हमने अभी अभी सीखे हैं। तो उन नियमों के अनुसार अगर हम देखें तो देखिए, हमें पता है एक लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये ए से बी एक लाइन हो गई, इस पर एक बिंदु हो गया ये, इस पर एक ही तरफ बनने वाले कोण हो गए, एक तो ये और एक कोण हो गया ये। तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, जो हमारा नियम था उसके अनुसार। तो ले लेते हैं इन दोनों कोणों का योगफल।
5x प्लस 12 पहला कौन है और 3x दूसरा कौन है, इनका योगफल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, आंसर आ गया। तो हमें तो x का मान ही पूछा था, तो 5x और ये 3x कितना हो गया, 8x। ये 12 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 12 कम कर लेते हैं तो ये हो गया 168। हमें तो x निकालना है, तो 8 इसको काट देगा और कितना आ जाएगा, 8 से गया 2 बार और 8 से गया 1 बार, 21 डिग्री, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, x का मान पूछा तो हमको जो नियम पता है कि एक लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है 180, तो वो नियम लगाया और उस नियम के अनुसार x का मान निकाला, जो कि निकल कर आया 21 डिग्री। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा। चलिए, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है आपको, चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, ये रही आपके ए से बी, ये आपको क्या कह रहा है, एक सरल रेखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको x और y दोनों का टोटल बताना है कितना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिएगा, हमें एक बात पता है कि एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है कितना, वो होता है आपके 180 डिग्री, ठीक है। या फिर इसमें वो भी हम कर सकते हैं, जब आपको x प्लस वाई ही पूछा है तो एक तरीका सीधा ही हम ये लगा सकते हैं कि हमें एक बात ये पता है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये पूरा एक ही बिंदु है जिस पर ये और ये 105 डिग्री बन रहा है, तो सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। एक ही बिंदु पर बनने वाले तो सभी कोणों को ले लेते हैं, तो इसका मतलब y प्लस 90 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 105, ठीक है। क्या क्या लेना है, y प्लस 90 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 105, यही कोण है, एक ही बिंदु पर है, तो सभी कोणों का योगफल कितना हो गया, 360 डिग्री, हमें जो नियम पता है उसके अनुसार। अब तो आंसर आ गया आपका, x प्लस वाई तो पूछा है, निकल जाएगा आराम से, 2x और 3x कितना, 5x। चलिए y है, अच्छा 5x प्लस वाई होगा, x और y दोनों निकालने हैं। चलिए 5x में दिक्कत आएगी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसमें हम ऐसा करते हैं, ये 5x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई नहीं आ पाएगा, 5x रह जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, योगफल तो इनका 360 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसने ये एक चीज बोली है, ए बी एक सरल रेखा है, तो हमें पता है एक लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। तो इसका मतलब, वैसे ये जो लिखा है ये गलत नहीं था, ये सही था, लेकिन इससे x प्लस वाई नहीं निकल पाएगा, 5x आ रहा है इस वजह से। तो इस ए बी के ऊपर की तरफ देखूं तो कितने कोण है, ये 3 है, तो इन तीनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 3 कौन कौन से हैं, y प्लस 90 प्लस 2x, ये हो गया 180 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो y प्लस 2x, 90 उधर चला गया, तो ये हो गया कितना, 90 डिग्री, ठीक है यहां तक। अब ए बी एक लाइन है, ये एक बिंदु है, इसके नीचे की तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये कोण है 105 और कितना, 3x। तो मैं कह सकता हूं कि 105 डिग्री प्लस 3x बराबर कितना होगा, 180 होगा। तो 105 को उधर भेज देते हैं, तो 180 में से 105 कम हो गया, तो कितना रह गया, 75। तो फिर x की वैल्यू तो निकल ही गई हमारे पास, कितनी, 25 डिग्री। तो इसका मतलब बिना लिखे भी x का मान तो आ ही सकता था। अब जब x का मान आ गया तो y का मान भी आ जाएगा, इसमें रख दो x का मान, 25 का डबल कितना, 50, उधर भेज देते हैं, तो 90 में से 50 क्या हो जाएगा, कम, तो यहां से y आ जाएगा आपके पास कितना, y प्लस x है 25, 50 बराबर है 90, तो y आ गया आपके पास कितना, 40 डिग्री। y आ चुका है 40, x आ चुका है 25, आपको x प्लस वाई पूछा है, तो 25 और 40 को जोड़कर ही तो बताना है, तो वो हमने बता दिया 65 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आसान था, आसानी से किया और वही कंसेप्ट लगाया जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाया था। और कंसेप्ट हमारा यही था कि एक ही लाइन पर, एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। चित्र में BOC जो एंगल है उसका मान क्या होगा। देखिएगा, जब कभी भी इस तरह से लिखा हुआ हो, ये साइन होता है किसका, कोण का, एंगल का। BOC मतलब B से स्टार्ट करना है, C पे खत्म करना है और वैल्यू निकालनी है O वाले की। तो BO और C, तो हमें ये BOC ये पूरा निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा देखते हैं। देखिएगा, ये 40 डिग्री है, ये 31 डिग्री है। अब हमें पता है कि AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक बिंदु है, तो इसके नीचे की तरफ बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूं, पर हमें तो वो पूछा है, पर उसके लिए इसकी जरूरत होगी, इसलिए हम निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180 में से आप माइनस कर दीजिए 40 और 31 को ऐड करके। 40 और 31 को ऐड कर लिया, कितना हो गया, 71। तो 180 में से 71 डिग्री में लेस कर लूं तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो इसमें से कम कर लिया तो ये हो गया आपके कितना, 109। ठीक है, यहां तक। अब ये 109 आया तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 109 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि CD और FE जो है वो आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये 109 डिग्री है तो वो भी 109 होगा, क्योंकि क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चलिए ठीक है, अब हमें तो निकालना है BOC मतलब ये पूरा, तो ये 109 आ चुका है। अगर इसका मान भी पता चल जाए तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मान भी पता चल चुका है। C से D जो है, इस तरह के क्वेश्चंस में यही फायदा है कि जब डायग्राम सामने बना हुआ है तो डायग्राम में ही हम सारा काम कर सकते हैं, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। और अगर डायग्राम बना हुआ नहीं होता, ठीक है, मतलब जैसे कि ऑनलाइन स्क्रीन पर होता, तो फिर पेपर पर डायग्राम बनाकर आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए, अब आपको तो ये BOC पूरा निकालना, तो ये तो 109 आ चुका है, अभी इसकी वैल्यू निकालनी बाकी, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। C से D देख लो, आप जो बोल रहा हूं उसे देखिएगा। C से D एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो 109 डिग्री और ये जो निकालना है और ये जो 31 डिग्री है, इन तीनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि CD एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है, इस पर एक बिंदु पर एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा, 180। तो इसका मतलब 109, उसको नाम दे देते हैं हम क्या, x डिग्री और 31 डिग्री, ये मिलाकर होगा कितना आपके 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें x की, तो 109 और ये हो गया 10 और ये हो गया 140। ठीक है, तो ये हो गया आपके 140, उधर चला गया, तो x का मान आ गया 140 में से, सॉरी 180 डिग्री में से आपने कम कर दिया कितना, 140 डिग्री, तो बचा 40 डिग्री। तो ये इसका मान आ गया 40 डिग्री। लेकिन क्या x 40 डिग्री हमारा आंसर है, नहीं, हमें तो ये निकालना था, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी, ये पूरे की वैल्यू निकालनी थी। तो ये पूरा कितना हो गया, 109 और ये कितना x जो कि 40 आया, तो हमारा आंसर हो गया कितना, 109 प्लस कितना 40, मतलब 149 डिग्री, जो कि ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, यदि कोण 2x प्लस 17 डिग्री और x प्लस 4 डिग्री पूरक कोण हो तो x का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है, पूरक कोण मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो कोण आपस में पूरक कोण उसी समय होते हैं जब उनका योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो दो एंगल आपको दे रखे हैं, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण उसी समय होंगे जब इनका योगफल कितना होगा, 90।
तो पहला कोण तो हो गया ये और दूसरा कोण हो गया ये, तो दोनों को जोड़कर 90 के बराबर कर लेते हैं। क्यों कर सकते हैं 90 के बराबर? क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि दोनों पूरक कोण है, तो इसका मतलब दोनों का योगफल 90 होगा, तभी वो पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो पहला कोण तो ये और दूसरा कोण ये, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये लीजिए जोड़ लिया, ये बराबर किसके? 90 के। ठीक है, 2x और x कितना? 3x। 17 और 4 हम जोड़ लेते हैं, तो 17 और 4 हो गया आपके कितना? 21। x की वैल्यू निकालनी है, वो तो निकल चुकी है। 90 में से 21 लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 69। x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ गई? 3 से ये गया 2 बार और ये गया 3 बार, कितना आ गया? 23 डिग्री, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। यही पूछा था आपको, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 23 डिग्री। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपको? यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 प्लस y डिग्री समपूरक कोण है, समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो y का मान क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो दो कोण आपस में समपूरक कोण कब होते हैं? मैंने बताया था अभी आपको, उसी समय होते हैं जब दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? आपके दोनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। इसका मतलब जब दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा, तो वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब समपूरक कोण। तो ठीक है, तो पहला एंगल क्या है? 5y प्लस कितना? 62। दूसरा एंगल कितना है? 22 प्लस क्या? y। इन दोनों कोणों का योगफल कितना है? 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि दोनों समपूरक है। तो ये लीजिए 180 डिग्री। क्या पूछ रहा है? y, तो y हम निकाल सकते हैं आराम से। 5y और y कितना हो गया? 6y। 62 और 22 को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा आपके कितना? 60 और ये 70, 80 और ये कितना? 84 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 84, उसको उधर भेज देते हैं, तो 180 माइनस कर लेते हैं 84। ठीक है, 6y इज इक्वल्स टू 180 में से 84 लेस कर ले तो ये बन जाएगा कितना? 96। y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गई 1 और फिर ये कितना हो गया आपके? 36, तो ये 6, तो ये आ गया 16 डिग्री, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिएगा छठा सवाल क्या कह रहा है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा आपको कह रहा है कि दो समपूरक कोणों का अनुपात है 13:5, तो बड़ा कोण कितना होगा, ये हमें बताना है। तो आपको पता है दो कोण है, समपूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हमें पता है कि उन दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होगा। अगर वही कोण आपके पूरक कोण होते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते, तो उनका योगफल 90 डिग्री होता। लेकिन अभी समपूरक की बात कर रहा है, तो योगफल 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री उन दोनों का टोटल है और दोनों का अनुपात दे रखा है आपको कितना? 13:5। तो रेशियो प्रोपोर्शनल के नियमानुसार अगर ऊपर दोनों का टोटल लिखा है तो नीचे दोनों के अनुपातों का टोटल लिख लें, तो 13 और 5 कितना हो गया आपके? 18। मल्टीप्लीकेशन में जो आपको पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लें। क्या पूछा आपको? बड़े वाले कोण का मान। तो बड़ा वाला कोण कौन सा होगा? जिसका आपका अनुपात बड़ा होगा, और अनुपात बड़ा क्या है? 13, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया 13, ये आ गया 10 डिग्री। आंसर आ गया आपके 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। यही अगर आपको पूछता छोटा वाला एंगल कितना है, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाता? 5, तो उस समय आंसर हो जाता 50 डिग्री। और ये अगर आपको अंतर पूछता दोनों कोणों का कितना है, तो मल्टीप्लीकेशन में 13 और 5 का अंतर लिख लेते, और 13 और 5 का अंतर हम देखते कितना आ जाता आपके पास? 8, तो उस समय लिख लेते 80 डिग्री। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि
चित्र में AB, GH और DE आपस में समानांतर है। तो कहाँ है AB, आप देख सकते हैं। तो AB है आपके ये रही, A से B। फिर आपको क्या कह रहा है, GH, ये लीजिए G से H। फिर आपको क्या कह रहा है DE, तो ये लीजिए D से E। ये तीनों ही आपस में समानांतर है, चलिए ठीक है। फिर आपको कह रहा है GF, BD और HI ये भी समानांतर है। तो आप देख सकते हैं जो ये वैल्यूज बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको GF, ये रही GF, फिर BD, ये रही B से D, और ये IH या HI ये रही। तो ये भी आपस में क्या है, समानांतर है, चलिए ठीक है। फिर आपको कह रहा है FGC जो है वो 80 डिग्री है। FGC मतलब ये दे रखा आपको कितना, 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछ रहा है CHI का मान क्या होगा। तो CHI का मान मतलब इस कोण की वैल्यू आपको पूछ रहा है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। चलिए निकाल लेते हैं इसको। देखिएगा किस तरीके से होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हो सकता है क्वेश्चन करने के तरीके अलग रहे लेकिन आंसर सबका सेम आए, ठीक है। देखिए ये GF और ये जो BD है ये आपस में समानांतर है, और ये GC जो है इनकी तिर्यकछेदी रेखा हो गई। इसका मतलब ये 80 डिग्री और ये जो कोण है आपस में अंतः कोण हो गए, और अंतः कोणों का योगफल आपको पता है कितना होता है। अंतः कोणों का योगफल होता है हमारे, सीधा सीधा हम कह सकते हैं क्या, अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये 80 आया तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा ये 100 आया, ये G से H सीधी लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, ये एक बिंदु है, तो एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। 100 डिग्री हो चुका है तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री, चलेगा। अब ये 80 डिग्री हुआ है। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं Z बन रहा है हमारे पास D से इस तरह से, ये D से इधर, फिर ये H और ये इधर, तो ये 80 डिग्री है। तो ये जो कोण है ये भी कितना हो गया, 80 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपके पहला। और इतना ना करके हम सीधा GFGHI ये भी Z ही बन रहा है, तो इसके लिए भी देखते तो ये 80 तो ये 80 मतलब एकांतर कोण हो जाते तो भी आंसर आ जाता। पर हमने यहां से इस तरीके से देखा तो भी गलत नहीं आया। मैंने कहा था तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर सबका सेम होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसका ऑप्शन आ रहा है ए, जो कि है 80 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा आपको, और वो डायग्राम में ये है कि AE और CD समानांतर है। तो आप देख सकते हैं AE कहां पर है, AE दिख रही है आपको ये रही, ये है आपके AE, और CD आपको दिख रही है ये रही, ये दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है। फिर BC और ED भी समानांतर है, तो B से C, ये है B से C वैसे, और ये ED ये भी आपस में क्या है, समानांतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। x कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा ये 100 डिग्री है, ठीक है, तो ये अगर 100 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 100 डिग्री होगा। जैसा कि मैंने कहा तरीका कुछ भी हो सकता है लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, संगत कोण हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, इनको काटने वाली तिर्यकछेदी रेखा ये रही, तो एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और बराबर होता है, मैंने आपको बताया है। चलिए ये 100 हुआ तो फिर ये कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन पर, एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 100 हो चुका है तो बचा हुआ कितना होगा, 80। अब देखिएगा ये 80 डिग्री है, ठीक है, ये 80 डिग्री है, तो जो x पूछा है उसका मान भी कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों आपके AE और CD प्रश्न के अनुसार क्या है, समानांतर है। तो AE और CD दोनों समानांतर है, तो इनको काटने वाली तिर्यकछेदी रेखा कौन सी होगी, RS। तो इसका मतलब इन दो समानांतर रेखाओं को ये तिर्यकछेदी रेखा काट रही है, तो ये 80 डिग्री और ये जो x है ये आपस में संगत कोण हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इसका इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी,
तो x का मान जो पूछा वो भी कितना आएगा 80 डिग्री। तो देखिए अगर हमें ये कंसेप्ट पता है कोणों के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए अभी स्टार्टिंग में वीडियो के, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं विद इन सेकेंड बिना पेन चलाए, जो डायग्राम है उसी में थोड़ा बहुत देखकर और सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको तरीके पता होने चाहिए, कोणों के गुण पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा तरीके कोई भी लग सकते हैं, जैसे कि कोई इसे 100 लेता तो बी को भी 100 ले लेता, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, गलत नहीं होता, सही होता। फिर वो यहाँ अंतः कोण लगा लेता बी और इस ई में, तो 180 होते हैं अंतः कोणों का योगफल, इसको 80 बोल देता, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। फिर वापस यहाँ अंतः कोण लगाता इसमें और इसमें, तो ये भी 180 होना चाहिए, तो ये 80 है तो ये 100 होता। फिर इस लाइन पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल करता, उससे भी आ जाता, आता वही 80 डिग्री। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आपको कह रहा है कि डायग्राम दे रखा है आपको, और डायग्राम में आपको कह रहा है कि ए बी और जो डी ई है वो आपस में क्या है, समानांतर है। चलिए देख लेते हैं कहाँ है ए बी और कहाँ है डी। तो आपके डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ए से बी ये रहा और डी से ई ये रहा, ये दोनों आपस में समानांतर है। फिर आपको कह रहा है कि ए बी सी 67 डिग्री है। ए बी सी मतलब ये दे रखा आपको 67, दिख भी रहा है। फिर आपको कह रहा है ई डी सी 23 डिग्री है, तो ये ई डी और ये सी ये 23 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूछ रहा है बी सी डी का मान क्या होगा, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करके बताना। चलिए बता सकते हैं कैसे, देखिएगा। बीच में एक जो ये लाइन है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे मन से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन इस लाइन को जो हम नाम देना चाहें, ए बी सी डी ई है ये, इसको नाम दे दिया एफ और क्या जी। वापस से डायग्राम नहीं बना रहे, डायग्राम बना हुआ है, इसी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो एफ जी हमने बनाई है, ये एफ जी समानांतर होगी किसके, ए बी के और किसके, इस डी ई के। क्यों होगी, क्योंकि हमने ड्रॉ की है, हमने क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ड्रॉ की है, तो इसी तरह से ड्रॉ किया है, इसी तरह से बनाया है कि इन दोनों के समानांतर रहे। अब हमें ये कोण निकालना है पूरा, तो ये कोण तो दो भागों में टूट गया, एक तो ये और एक कौन सा ये। तो जरा देखिएगा, ये कोण θ1 बोल दूं और ये कोण θ2 बोल दूं, तो हमें निकालना क्या है, एंगल बी सी डी, जो कि दो भागों में टूट चुका है, θ1 और θ2। तो θ1 और θ2 कैसे निकलेगा, निकल चुका है आसानी से। कैसे, देखिएगा, ए से जाइए बी, बी से जाइए इधर आप सी, और सी से जाइए आप एफ। जेड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये इस तरह से जेड बन रहा है, ठीक है। ये दोनों समानांतर है लाइनें, तो अंदर की तरफ बनने वाले कोण ये है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कोण आपस में एकांतर कोण होंगे। तो इसका मतलब ये 67 है, तो θ1 आ गया कितना, 67 डिग्री। θ2 निकाल लेते हैं, तो θ2 क्या होगा वो भी देख लेते हैं। देखिएगा θ2 के लिए ये E से D, ये C और ये F, तो ये भी Z बन रहा है वापस इस तरह से। देखिएगा ये Z बना इस तरह से, बना Z, तो इसका मतलब ये अगर 23 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 23 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या है, समानांतर है। तो Z आकृति में अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, सॉरी, Z आकृति में अंदर की तरफ बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि वो कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो θ2 कितना हो गया, 23 डिग्री। तो आपको आंसर बताना था, आंसर आ चुका है, इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया कितना, 60, 70, 80 और ये 90, तो ऑप्शन होगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। तो ये क्वेश्चन था हमारा 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपको डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में क्या कह रहा है आपको, डायग्राम में ये कह रहा है कि
चित्र दे रखा है आपको, ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। तो ए बी और सी डी समानांतर है, तो ए बी और सी डी को समानांतर देखते हैं कहाँ है, ये ए से बी और ये सी से डी, समानांतर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कह रहा है पीई बी 80 डिग्री है, पीई बी, ये पी, ये ई और ये बी, ये आपको दे रखा है कितना, 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी डी एच क्यू 120 डिग्री है, वो तो दिख ही रहा है, ये डी, ये एच और ये क्यू, ये आपको दे रखा है 120 डिग्री। चलिए ठीक है, आपको पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं। कैसे होगा देखिएगा, जैसा कि आपको पता है ए बी और सी डी जो है वो समानांतर है, तो इसका मतलब ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर है, तो पी क्यू इनको काटने वाली तिर्यकछेदी रेखा हो गई, तो तिर्यकछेदी रेखा के द्वारा इन समानांतर रेखाओं पर एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वो कोण होते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए ठीक है यहां तक। तो अब मैं देख सकता हूं यहां पर कि ये एक सीधी लाइन है, ये इसका एक बिंदु है, तो इस सीधी लाइन के द्वारा इस एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 80 है, तो ये अंदर वाला कोण कितना हो गया आपके, ये अंदर वाला कोण हो गया 100 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें निकालना इस x का मान, तो इस x का मान निकल चुका है आपके सामने। कैसे, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, इधर त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है आपके जी क्यू और क्या एच, त्रिभुज है जी क्यू एच। तो हमें पता है एक त्रिभुज के लिए नियम क्या लगता है हमारा, कि इस त्रिभुज के दो अंतः कोण हमें पता है, जैसे कि एक x है और एक कितना है 100, ये कितना है 100 डिग्री और ये कितना है x डिग्री, तो इसका मतलब 100 डिग्री और x डिग्री। अब हमने नियम पढ़ा था एक, कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो अंतः कोणों के बारे में बात करें और उन दो अंतः कोणों को छोड़कर जो तीसरा कोण है, उस तीसरे कोण का बाहरी कोण जो होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है, वो इन दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो मैं देख सकता हूं ये दो अंतः कोण हो गए 100 डिग्री और x डिग्री, तीसरा कोण तो कौन सा है, ये वाला, ये पता नहीं है, इसके बाहर वाला पता है कितना 120 डिग्री, तो इसका मतलब इस तीसरे कोण के बाहरी कोण का मान इन त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योगफल के क्या है, बराबर। ठीक है, तो ये तीसरे कोण का बाहरी कोण 120 डिग्री है, जो कि डेफिनेटली इस त्रिभुज के जो ये दोनों अंतः कोण इनके योगफल के बराबर होगा। वो हमने देखा भी था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में और एग्जाम्पल के साथ समझा था। x डिग्री का मान पूछा है, वो आ चुका है, तो x डिग्री हो गया आपके कितना, 120 में से आप क्या कर लेंगे, 100 कम कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन हम कह सकते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे सेकंड पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक